गुड इवनिंग। ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक पॉइंट में आपका स्वागत है। टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन वाले इस पार्ट में सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। और हमने जहाँ पे लेक्चर को लास्ट टाइम पे ख़त्म किया था, आज हम उस लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लास्ट टाइम के पॉइंट के साथ। कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस करा हुआ था, उनके नाम थे जैसे फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, लास्ट टाइम पे ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि हु इज द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर हम बात करें तो फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी में नाम रखा गया था एरिस्टोटल का। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था डिटेल में, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में कहा जाता है कि कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, साथ ही साथ में फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, हमने इतने बारे में बातें बताई थी आपको कि अरिस्टोटल जो है वो फाउंडर हैं क्लास टैक्सोनॉमी के, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तीन जगहों पर हमने नाम रखा हुआ था कैरोलस लीनियस का। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में भी नाम आया था आपका कैरोलस लीनियस का। हमने इतनी बातें जो है यहाँ पे कैरोलस लीनियस के सेंस में देखी हुई थी। कहानी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस पार्ट को एक ओवरव्यू या एक हिस्ट्री की तरफ लेकर चलेंगे। हिस्ट्री वाली अगर हम पार्ट की बात करें, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्या है टैक्सोनॉमी के बारे में, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हमको पढ़ना था, तो उन सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। आज का जो ओवरव्यू बनने वाला है, आज का ओवरव्यू हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको क्लासिफाई करेंगे एक नए स्लाइड के साथ। ये प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हुआ है। नए लेक्चर में आज के डेट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में, कुछ साइंटिस्ट के बारे में ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। नए स्लाइड से नए पेज के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, सिस्टमैटिक को डील करना है। तो हम लोग सिस्टमैटिक को बारे में पढ़ेंगे। चलिए सिस्टमैटिक को स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, पहले साइंटिस्ट के नाम के साथ यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसको। चंदीयोग्य उपनिषद। हमारे पास हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ उपनिषद मिले हैं हमें, हम उन उपनिषदों में से जो है इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहला उपनिषद है आपका चंडीयोग्य उपनिषद। चंडीयोग्य उपनिषद, इस उपनिषद में आपको एनिमल सिस्टमैटिक्स के बारे में जो बातें मिली हैं वो बातें कुछ इस तरीके से हैं। जैसे इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि जो एनिमल हैं आपके वो तीन टाइप के हैं। वो एनिमल कौन कौन से हैं जिनके बारे में कहा गया है, अंडजा, जीवजा और उद्भिजा। तीन पार्ट में उन्होंने क्या किया था, उसको डिफाइन किया था। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अंडजा, विवजा, जीवजा,
और उद्भिजा, तीन पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था, अंडजा, जीवजा और उद्भिजा के बारे में। अंडजा की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा था इसको कि ये जितने भी एनिमल आएंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, वो ओवीपेरस होंगे। ओवीपेरस के बाद जीवजा में, जीवजा का मतलब होता है जीवों की उत्पत्ति करने वाला, जो अपने जैसे ही यंग वंश को प्रोड्यूस करे, उसको हमने क्या कहा था, उसको जीवजा में कंसिडर किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये विविपेरस में होगा, विविपेरा या विविपेरस में कंसिडर किया जाएगा। व्हाट अबाउट उद्भिजा, अगर उद्भिजा की बात करें तो उद्भिजा में उन्होंने रखा था वेजिटल ओरिजिन वाले एनिमल्स को, वो एनिमल जिनकी ओरिजिन वेजिटल हुई है उसको बोला जाएगा वेजिटल ओरिजिन। एग्जाम्पल की अगर बात करिए आप, यहाँ पे अंडजा में कौन आएंगे, आपके ओवीपेरस सारे एनिमल आएंगे, जैसे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड। लेकिन अगर आप विविपेरस में बात करते हैं तो विविपेरस में आपको एक ही नाम देखने को मिलता है, वो है मैमल। तो हम मैमेलिया को यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर वेजिटल ओरिजिन की बात करें तो वेजिटल ओरिजिन में किन्हें रखा गया था, वेजिटल ओरिजिन वालों में हमने स्मॉल लोअर ऑर्गेनिज्म को रखा था, स्मॉल लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर एनिमल कंसीडर हुए थे अकॉर्डिंग टू चंडी योग्य उपनिषद। तो एक उपनिषद के अकॉर्डिंग जो आपको नॉमेनक्लेचर मिलेगा या सिस्टमैटिक्स मिलेगी, सिस्टमैटिक्स की जो हिस्ट्री हमको मिली हुई थी, वो सिस्टमैटिक की हिस्ट्री आपकी ये है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट को कंसीडर किया। अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें, हम दूसरे पार्ट की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं और इसमें हम कंसीडर करेंगे एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल के बारे में आप सभी जानते हैं। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, साथ ही साथ में फादर ऑफ जूलॉजी भी इनको माना गया है। ठीक है, साइंस के फादर ये हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते भी होंगे, बहुत कम लोग इस बात को मानते भी होंगे कि अरस्तु ही जो है वो साइंस के फादर भी हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अरस्तु के कुछ बुक्स के नाम और अरस्तु के वर्क्स प्लेस के बारे में। अरस्तु ने लगभग 500 प्लांट्स, कम से कम 500 एनिमल्स की स्टडी करा हुआ था। स्टडीड अबाउट 500 एनिमल्स, और इन्होंने बायोलॉजी और जूलॉजी की सबसे पुरानी बुक भी दी है। सबसे ओल्डेस्ट बुक का नाम भी, जो क्रेडिट है वो अरस्तु को ही जाता है। तो अरस्तु ने सबसे पुरानी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इनकी जो बुक है अरस्तु की बुक का नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया प्लेनेटेरम, हिस्टोरिया जनरलिस प्लेनेटेरम, या इस तरीके से करके बहुत सारी बुक के नाम मिलेंगे। उन बुक्स के नाम के बीच में जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, इनके नाम को हमें कंसीडर करना होगा। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। यहां के लिए जो नाम आया है वो है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम ये इनकी फेमस बुक रही है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है। इसके बाद इन्होंने डिफाइन करा था एनिमल को अनाइमा और इनाइमा में भी। इन्होंने अपनी बुक में मेंशन करा है कि एनिमल दो तरीके से हुए थे, अनाइमा और इनाइमा के बारे में। अनाइमा और इनाइमा आप जानते हैं कंटेंट में क्या है। अनाइमा में कहा गया था कि ब्लड का अब्सेंट होना, और इनाइमा में ब्लड का पाया जाना। साथ ही साथ में ये बात भी कंसीडर हुई है कि आरबीसी की बात कर रहे थे, ये आरबीसी अब्सेंट होगी और आरबीसी पाई जाएगी। तो आप विधिवत जानते हैं, पहले से पता होगा आपको कि अनाइमा में और इनाइमा में कौन आएगा। बिना ब्लड वालों में से किसको रखा गया था? अगर हम अनाइमा की बात करें तो अनाइमा में इन्होंने स्पंजेस, मोलस्क और इंसेक्ट को रखा हुआ है। स्पंज, मोलस्क और इंसेक्ट को रखा गया था। अगर इसके बाद हम वर्टिब्रेट की बात करें या इनाइमा की बात करें जिसमें ब्लड पाया गया था, तो इसमें उन्होंने सभी एनिमल्स को रखा हुआ है जिसमें ब्लड्स पाए जाते थे। अगर इनाइमा को ही कंसीडर करें आगे के लिए, तो इनाइमा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। इनाइमा क्या है हमारा? अगर हम इनाइमा को डिटेल में बात करें तो इनाइमा को इन्होंने कहा था ओवीपेरा एंड वीवीपेरा।
ये अरस्तु की बात हो रही है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स में हम अरस्तु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अरस्तु ने क्या कहा हुआ है। अरस्तु ने उसको ओवी पैरा में और वीवी पैरा में डिफाइन किया था। ओवी पैरा क्या है? ओवी पैरा में आपको पता है एग लेइंग एनिमल्स आते हैं, वो जो एग लेइंग कर सकते हैं। डन। उसके बाद वीवी पैरा की बात करें तो प्रोड्यूस यंग वंस, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, उनको हमने कहा रखा था, इनाइमा में रखा हुआ था। तो ये कुछ पार्ट्स आपके सामने तैयार होकर आया है, जैसे चंडी योगी उपनिषद के अकॉर्डिंग जो है क्या किसमें किसको रखा गया, जिसमें आपने 3 पार्ट देखा, अंडजा, जीवजा और उद्भिजा। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अरिस्टोटल ने अपनी सबसे फेमस बुक या जो कि बायोलॉजी सबसे ओल्डेस्ट बुक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें उन्होंने इस चीज को कंसीडर करा हुआ है कि अनाइमा और इनाइमा होते हैं। अनाइमा का मतलब उन्होंने इस चीज को माना कि जहां पे ब्लड एब्सेंट होगा, और इनाइमा का मतलब जिसमें ब्लड या आरबीसी पाई जाएगी। इसके अकॉर्डिंग इनाइमा जो है वो 2 तरीके से हो सकते हैं, ओवी पैरा और वीवी पैरा। ओवी पैरा मींस वो जो एग लेइंग करते हैं, और वीवी पैरा मतलब वो जो यंग वंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। कहानी को आगे बढ़ाएंगे और थियोफ्रेस्टस के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड के साथ ही अगली स्लाइड की तरफ नेक्स्ट कंटेंट में आपको मिलेंगे थियोफ्रेस्टस, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए लगभग इस स्लाइड में, इस सेक्शन में, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे साइंटिस्ट के बारे में जो है स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि कहीं कोई गलती से छूट ना जाए। चलिए थियोफ्रेस्टस की बात करते हैं। थियोफ्रेस्टस के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा, थियोफ्रेस्टस जो है ये शुरुआत में प्लूटो के स्टूडेंट रहे हैं, और बाद में ये कन्वर्ट नहीं हो गए। बाद में प्लूटो के बाद अरिस्टोटल ने इनको अपना शिष्य बना लिया, और ये अरिस्टोटल के भी स्टूडेंट माने गए हैं। तो प्लूटो और अरस्तु के शिष्य बनने के बाद इन्होंने बायोलॉजी में बॉटनी के फादर की उपाधि इनको दी गई। साथ ही साथ में आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने प्लांट के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो है रिटन फॉर्म में दिया हुआ है, और साइंस में सब कुछ जो है रिटन फॉर्म में चलता है। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि थियोफ्रेस्टस कौन है। स्टूडेंट ऑफ थियोफ्रेस्टस इज स्टूडेंट ऑफ प्लूटो। साथ ही साथ में इनको यह भी कहा गया है कि ये स्टूडेंट हैं ऑफ एरिस्टोटल। तो ये अरस्तु के भी स्टूडेंट हैं। थियोफ्रेस्टस की जो बुक रही है, इनको हम फादर ऑफ बॉटनी मानते हैं। सबसे पहले यहां पे मेंशन करेंगे कि ये क्या हैं, फादर ऑफ बॉटनी। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अगर हम थियोफ्रेस्टस को बताएं तो इन्होंने क्लासिफाइड किया था और डिस्क्राइब किया था लगभग 480 प्लांट्स को। फर्स्ट क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड 480 प्लांट्स, और इसको इन्होंने जिस बुक में मेंशन करा है, इनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बुक के नाम के बारे में बात करते हैं। इनकी बुक कौन सी है जो कि सबसे फेमस बुक रही है? हिस्टोरिया प्लेनेटेरम। इनकी बॉटनी की सबसे फेमस बुक हिस्टोरिया प्लेनेटेरम, जिसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी भी हैं। थियोफ्रेस्टस स्टूडेंट रहे हैं प्लूटो के, अरस्तु के, और इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 480 प्लांट्स को। इनकी बुक जो है ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनेगा आपके लिए। अगले साइंटिस्ट की तरफ मूव करते हैं, गैस्पार्ड बॉविन के बारे में। अगले साइंटिस्ट है आपके गैस्पार्ड बॉविन। अगर हम गैस्पार्ड बॉविन की बात करें तो गैस्पार्ड बॉविन कौन थे? इनको सबसे पहले आइडिया दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। फर्स्ट गिव आइडिया ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसा कि आप जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो क्रेडिट है वो कैरोलस लीनियस को जाता है, लेकिन उसका आइडिया जो जनरेट करने वाले थे उस साइंटिस्ट का नाम है गैस्पार्ड बॉविन, और इनको कोई याद नहीं करता। लेकिन साइंस में हम लोग क्या करेंगे, इन चीज को मेंशन करते हुए चलेंगे कि आइडिया किसका था और उसके बाद उनको क्रेडिट किसको दिया गया। तो गैस्पार्ड बॉविन ने सबसे पहले आइडिया दिया था। हो सकता है अगले सेगमेंट में आपके लिए सवाल बन जाए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का आइडिया देने वाले कौन थे। आइडिया देने वाले कोई और थे, क्रेडिट किसी और को गया है। तो इस दोनों वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे।
अगले साइंटिस्ट की तरफ मूव करेंगे। हमारे आज के अगले साइंटिस्ट हैं जॉन रे। जॉन रे के बारे में बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे। आप लोग जानते होंगे जॉन रे ने क्या किया था। जॉन रे के बारे में जब आप जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि इन्होंने स्पीसीज टर्म को दिया था, लेकिन क्या सिर्फ स्पीसीज टर्म ही जॉन रे के द्वारा दिया गया है या कोई और भी टर्म्स है जिसको जॉन रे ने क्या किया था, हाइपोथेसाइज या प्रपोज करके दिया हो। चलिए बात करते हैं जॉन रे के बारे में। जॉन रे की जो पहली बुक है, फेमस बुक है, वो है हिस्टोरिया जनरलिस प्लैनेटेरम। इनकी फेमस बुक के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिया जनरलिस प्लैनेटेरम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया प्लैनेटेरम, हिस्टोरिया जनरलिस प्लैनेटेरम। इन बुक्स में डिफरेंस याद रखिएगा कि ये बुक किसकी है, जॉन रे की ये बुक है। जॉन रे के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस बुक को 3 वॉल्यूम में जो है कैटेगराइज किया हुआ था। अगर इस बुक की हम बात करें तो ये बुक जो है इनकी 3 वॉल्यूम में आई हुई है, 3 वॉल्यूम में ये बुक पब्लिश हुई थी। लेकिन जो सबसे खास बात है इसकी वो ये है कि इन्होंने कैटलॉग करा हुआ है, ही कैटलॉग्ड नियर अबाउट 18,000 प्लांट। तो इन्होंने लगभग 18,000 प्लांट के बारे में जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनेगा। इसके अलावा अगर हम जॉन रे की बात करते हैं तो जॉन रे में जो उन्होंने टर्म्स दिए हुए थे वो टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं और लोग इस टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जॉन रे ने कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं इस टर्म्स के बारे में देखेंगे हम लोग। और आपके ये टर्म हैं स्पीसीज। जॉन रे ने स्पीसीज टर्म को डिफाइन करा था। इसके अलावा स्पीसीज के अलावा जीनस और इसके अलावा लास्ट में फैमिली। तो ये 3 टर्म इंपॉर्टेंट हैं जिनको जॉन रे ने टर्म को दिया हुआ है। तो ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 3 साइंटिस्ट आपकी स्लाइड में, थियोफ्रेस्टस, गैस्पार्ड बाविन एंड जॉन रे। थियोफ्रेस्टस स्टूडेंट ऑफ प्लूटो, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड नियर अबाउट 480 प्लांट्स। इसके साथ साथ इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। गैस्पार्ड बाविन के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट गिव द आइडिया ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जॉन रे को आप सभी जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, टर्म स्पीसीज दिया हुआ है। ज्यादातर लोग जो भी जानते हैं इनके बारे में वो ये मानते हैं कि जॉन रे ने स्पीसीज टर्म को दिया हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ स्पीसीज टर्म ही जॉन रे ने दिया था? जी नहीं, स्पीसीज के अलावा इन्होंने जीनस और फैमिली जैसे टर्म्स को भी जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इनके बारे में ही बात करते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नए साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरोलस लीनियस को। अगली स्लाइड के साथ शुरुआत होगी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। साथ ही साथ में इनको फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 जगहों पे इनके फादर वाली कैटेगरी दी गई है। अगर इसके अलावा हम बात करें, बियॉन्ड इसके अगर हम बात करते हैं कि थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने क्या किया हुआ है, तो चलिए उस चीज को डिस्कस करते हैं। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट रहे हैं। स्वीडिश नेचुरलिस्ट, इसके अलावा स्वीडिश बॉटनिस्ट भी रहे हैं। ये सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन इनके लिए काफी नहीं होगा। आपको पता है कि इन्होंने क्या करा हुआ है? कैरोलस लीनियस के बारे में, स्वीडिश बॉटनिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए डिस्कस करते हैं कैरोलस लीनियस।
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, साथ ही साथ में ये फादर हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी के along with father of binomial nomenclature। इस टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, उससे पहले कहानी को और आगे बढ़ाएंगे कि कैरोलस लिनियस किस चीज के लिए फेमस थे। इन्होंने जो सबसे पहले टर्म दिया हुआ है, कैरोलस लिनियस क्वाइंड द टर्म, जो इन्होंने टर्म दिया हुआ था वो टर्म है आपका सिस्टमैटिक्स और क्लास। सिस्टमैटिक टर्म दिया है और इन्होंने क्लास वाले टर्म को जो है डिफाइन किया था। सिस्टमैटिक एंड क्लास, अगर हम इनकी बुक की बात करें, कैरोलस लिनियस की जो फेमस बुक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और ये सारी बातें आप लोग जानते होंगे कि सिस्टेमा नेचुरी जो है इनकी सबसे फेमस बुक रही है। और ये सेगमेंट आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर हम कैरोलस लिनियस की बात करते हैं तो इन्होंने स्पीसीज प्लेनेटेरम नामक बुक भी लिखी हुई थी। इनकी जो दूसरी बुक थी उस बुक का नाम है स्पीसीज प्लेनेटेरम। स्पीसीज प्लेनेटेरम इनकी दूसरी बुक है, दूसरी पुस्तक का नाम है। इसके साथ ही हम लोग एक नए साइंटिस्ट के बारे में फिर पढ़ेंगे। कैरोलस लिनियस के बारे में आपने कुछ कॉमन पॉइंट्स देखे हैं। इसके आगे एपीडी कंडोले, एक नए साइंटिस्ट के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। एपीडी कंडोले, चलिए लिखते हैं एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले, इन्होंने जो सबसे पहले टर्म्स दिया हुआ था इनके बारे में, वो टर्म कौन सा था? वो टर्म था टैक्सोनॉमी। इन्होंने सबसे पहले जो है टैक्सोनॉमी वाले टर्म्स को प्रपोज किया था। He proposed the term taxonomy तो यहां पे ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एपीडी कंडोले में इनका पूरा नाम कुछ जगहों पे आपको मिलता है ऑगस्टीन पिरामस डी कंडोले, ये नाम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपीडी कंडोले के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक स्टडी करी है, दिया है जो टर्म दिया था इन्होंने, साइंटिफिक स्टडी एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक स्टडी फॉर प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। साइंटिफिक स्टडी फॉर प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। इसके अलावा अगर हम एक और साइंटिस्ट को यहां पे मेंशन करना चाहें तो उनका नाम होगा अर्नेस्ट हैकल। एक नए स्लाइड में अर्नेस्ट हैकल को कंसीडर किया जाएगा। अगले साइंटिस्ट हैं हमारे अर्नेस्ट हैकल। अगर हम अर्नेस्ट हैकल की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया हुआ है? अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में एक्सप्लेन करा था। ये बातें सबसे कॉमन हैं।
कि इन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बताया हुआ है। फाइलोजेनेटिक ट्री जिसको हम लोग डेंड्रोग्राम भी कहते हैं, तो फाइलोजेनेटिक ट्री को क्या कहा जाएगा? डेंड्रोग्राम भी कहा गया है। और यहां पे इन्होंने टर्म दिया था मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो ये बातें इनके बारे में कॉमन थी कि टर्म मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। जब हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4, 5, 6, 3 डोमेन सिस्टम, 2 एम्पायर सिस्टम, तो वहां पे अलग अलग साइंटिस्ट के जो है क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलेंगे। जनरली कुछ लोअर क्लासेस में आपको 5 किंगडम सिस्टम या 6 किंगडम सिस्टम तक पढ़ाया गया होगा, जहां पे कार्ल वुज एट ऑल, कार्ल वुज, विलिस और कैंडलर ने जो है ये क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन उसके आगे भी क्लासिफिकेशन सिस्टम बढ़े हुए हैं और इंप्रूव हुआ है, जहां पे हमने 3 डोमेन सिस्टम और 2 एम्पायर सिस्टम को भी ऐड करना होगा। तो आगे इस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए एक लास्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है जूलियन हक्सले, एक नए साइंटिस्ट के साथ यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन होगा, जूलियन हक्सले, और ये आज के लास्ट साइंटिस्ट भी होंगे हमारे लिए। जूलियन हक्सले के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक टर्म्स को दिया हुआ है। टर्म्स का ख्याल रखिएगा, न्यू सिस्टमैटिक टर्म्स गिवन बाय जूलियन हक्सले। तो आज की कहानी में यहां तक, जहां की आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए क्लासेस के बारे में, जहां पे हमको आपने देखा कैरोलस लीनियस के बारे में भी और एरिस्टोटल के बारे में भी। आज की कहानी में आपको कैरोलस लीनियस को डिटेल में बताया जाएगा। तो अरस्तु के बारे में उतनी कहानी सफिशिएंट होगी हमारे ख्याल से। हम लोग कैरोलस लीनियस को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एक नए स्लाइड से। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लीनियस इन द क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैरोलस लीनियस के नाम से। एक कंप्लीट डिटेल हम लोग करने वाले हैं यहां पे कैरोलस लीनियस का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लीनियस। तो चलिए कैरोलस लीनियस के कंट्रीब्यूशन को हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। 1707 से इनकी कहानी स्टार्ट होती है और 1778 में खत्म। जो समय है यहां पे उसको हम लोग याद रखेंगे। इसके साथ इनको जिस नाम से जाना गया है, इनका वो नाम था कार्ल वॉल लीने। एक नए स्लाइड से स्टार्ट करते हैं इनको। कैरोलस लीनियस 1707 to 1778 इनका टाइम पीरियड। इनका जो एक नाम था वो है कार्ल वॉन लीने। कार्ल वॉन लीने, इनको इनिशियल टाइम पे कैरोलस लीनियस को इस नाम से भी जाना गया था। अगर इनके बारे में बात करें तो ये स्वीडन कंट्री के रहने वाले थे। स्वीडन के ये नेचुरलिस्ट भी हैं और ये बॉटनिस्ट भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी इन 1785, पब्लिश हुआ है 1735 में। इनकी फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरी 1735 में पब्लिश हुई है। कहते हैं कि इस बुक के 11 वॉल्यूम हैं, 11 एडिशन। तो ये सेगमेंट शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनकी जो बुक है वो कई सारे 11 में लगभग 12th एडिशन इन्होंने लगभग 12th एडिशन दिया हुआ है।
11 पेज की ये बुक थी इनकी, 11th पेज की, और लगभग 12 एडिशन, 12th एडिशन इन्होंने पब्लिश करा हुआ था। इतने कम समय में इतनी सारी वर्जन जो है बुक का इन्होंने पब्लिश किया। तो इनकी जो सबसे पहली बुक आई थी जो 1735 में फर्स्ट एडिशन आया हुआ था, उसका नाम लिखेंगे हम लोग फर्स्ट एडिशन 1735 में। क्या मेंशन था इसमें? हायरार्किक सिस्टम इन्होंने मेंशन करा हुआ था यहां पे। हायरार्किक सिस्टम को एक्सप्लेन किया था इस पार्ट में। अगर हम सेकेंड एडिशन की बात करें, सेकेंड एडिशन पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने पब्लिश किया था इसमें, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। हालांकि इनकी ये वाली जो थियरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, इसको बाद में कुछ लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। कैरोलस लीनियस की ये पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर वाली थियरी जो है डिस्कार्ड कर दी गई थी और ये बाद में वैलिड नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा भी जब इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, ये इनकी 9th एडिशन थी जिसमें इन्होंने मेंशन करा था। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 10th एडिशन में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। 10th एडिशन में इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया। और ये आपको पता है कि ये नॉमेनक्लेचर आज भी फॉलो अप में चल रहा है, हम लोग इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो इनका 12th एडिशन था, ये भी काफी चर्चा में रहा। 12th एडिशन काफी चर्चा में रहा इनका, जिसमें इन्होंने पब्लिश करा। तो 12th एडिशन तक जो है ये चला। इसके बाद इसी के बेसिस पे अगर आप देखें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे इनको हम फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इतनी बातें आपको कैरोलस लीनियस के बारे में या कार्ल वॉन लीने के बारे में देखने को मिली। ठीक है, इस पार्ट को, इस कहानी को, इस सेगमेंट को और आगे बढ़ाएंगे इसी के साथ अगले पेज की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लीनियस के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि लीनियस ने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा हुआ है। चलिए अगले स्लाइड पे। लीनियस कंट्रीब्यूशन। तो लीनियस के कंट्रीब्यूशन में आपको पता है कि इन्होंने सिस्टेमैटिक्स में काम किया है और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे काम किया है। तो एक तरफ हम लोग मेंशन करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और दूसरी तरफ हायरार्किक सिस्टम। हायरार्किक सिस्टम को क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाएगा। अगर इसके अलावा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रमोट करें तो 1758 में 10th एडिशन आया था इसका। (1758) में इन्होंने 10th एडिशन क्या किया था, इसका पब्लिश करा हुआ था। इसके अलावा हायरार्किक सिस्टम या क्लासिफिकेशन को 1735 में, में ये फर्स्ट एडिशन में पब्लिश हुआ था। और ये दोनों ही चीजें एक ही बुक में मेंशन थी, जिस बुक का नाम था
सिस्टेमा नेचरी। तो सिस्टेमा नेचरी नामक बुक में ये दोनों ही बातें क्या करी थी, कैरोलस लीनियस ने पब्लिश करा हुआ था, छापा हुआ है। अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें, सिस्टमैटिक क्या है? इट इज द सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क it is the systematic framework of the taxon in zoological या biological nomenclature, zoological and biological nomenclature in higher to lower level। हायर टू लोअर लेवल में आप जानते हैं जो डोमेन बनेगा आपका किंगडम होगा, और जो लोवेस्ट होगा किंगडम जो है ये आपका हायर डोमेन है। और इसी की सीरीज में जब हम नीचे बढ़ेंगे तो स्पीसीज की तरफ पहुंचेंगे, और स्पीसीज को लोअर टैक्सा माना गया है। लोअर टैक्सा या लोअर रैंक या लोअर कैटेगरी में जो है हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये आपका कैरोलस लीनियस का कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बातें बताई। हम बार बार टैक्सा की बात कर रहे हैं। क्या टैक्सा क्या है, टैक्सा क्या होता है? टैक्सा के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, व्हाट इज टैक्सा? टैक्सा एक रैंक है जिसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम की चीजों को लेवल वाइज जो है अरेंज करके रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टैक्सा या टैक्सॉन इज द एनी लेवल टैक्सॉन इज द एनी लेवल या रैंक कह सकते हैं इसको, या तो ये लेवल होगा या तो ये रैंक होगा, कैटेगरी हो सकती है या रैंक ऑफ हायरार्की। कैटेगरी ऑफ हायरार्की। इतनी बातें टैक्सा के बारे में। अगर हम टर्म टैक्सॉन की बात करें तो ये टर्म टैक्सा दिया किसने था? term coined by एडोल्फ मेयर्स। एडोल्फ मेयर ने इस टर्म को दिया हुआ है, लेकिन जो टर्म यूज किया था कैटेगरी, वो लीनियस ने यूज किया था। टर्म यूज्ड बाय लीनियस। लीनियस ने जिस टर्म को यूज किया है वो टर्म क्या था? वो टर्म था आपका कैटेगरी। तो लीनियस ने कैटेगरी वाले टर्म को क्या किया था? यूज किया था। लेकिन अगर आप एडोल्फ मेयर की बात करेंगे तो मेयर ने जिस टर्म को यूज किया है वो वर्ड था, वो वर्ड आपका क्या है? टैक्सा है। तो टैक्सा के सेंस में आप डिफाइन करेंगे मेयर को, लेकिन जो कैटेगरी वाला टर्म है इसमें साइंटिस्ट का नाम आएगा कैरोलस लीनियस। अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो ये इस पार्ट में हम देखें लीनियस ने रिकॉग्नाइज किया था जो नंबर ऑफ टैक्सॉन वो कितने थे। अकॉर्डिंग टू लीनियस
नंबर ऑफ टैक्सॉन इज इक्वल टू लेकिन अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम या मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम नंबर ऑफ टैक्सॉन इज इक्वल टू 7। तो लीनियस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 5 और मॉडर्न हायरार्किकल सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना टैक्सॉन मिलेंगे आपको? 7 टैक्सॉन मिलेंगे। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा डिफरेंस ऑफ टैक्सॉन 7 और 5 में देखेंगे तो 2 टैक्सा का क्या है? डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लीनियस ने जिस हायरार्की सिस्टम को बनाया था जिसमें उन्होंने 5 टैक्सा को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लीनियस ने 5 दिया हुआ था तो वो जो 5 हैं उनको मेंशन कर लेंगे हम लोग यहां पे। क्लास, जीनस, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वेराइटी। इन 5 रैंक के बारे में कैरोलस लीनियस ने एक्सप्लेन किया था। वो रैंक कौन कौन सी थी? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वेराइटी। इनके पूरे नाम होंगे यहां पे क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और इन्होंने वैरायटी के बारे में भी बताया हुआ था। लेकिन जब नए सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने देखा मॉडर्न हायरार्की कहती है कि 7 टर्म है वहां पे। मॉडर्न हायरार्की में आपको 7 टर्म देखने को मिलेंगे। वो 7 टर्म कौन कौन से हैं? वो 7 टर्म हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7। वो 7 टर्म आपके ऐड हो जाएंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किंगडम बनेगा, फाइलम बनेगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और फैमिली के बाद जीनस, स्पीसीज। तो ये आपको मॉडर्न हायरार्की में आपको देखने को मिलते हैं। ये सिस्टम आपका कहां पे देखने को मिला? मॉडर्न हायरार्की सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वैरायटी की बात करें या वैरायटी या सब स्पीसीज क्या हैं, कुछ चीजें यहां पे प्लांट में यूज होती हैं, कुछ चीजें कहां पे? एनिमल में। अगर आप वैरायटी टर्म को यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि वैरायटी टर्म जो है ज्यादातर प्लांट में यूज होता है और सब स्पीसीज वर्ड जो है ये एनिमल में। तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम में आप वैरायटी और सब स्पीसीज के जो वर्ड यूज करेंगे ये वैरायटी प्लांट में यूज होगा या किंगडम प्लांटी में, और ये एनिमेलिया में। ठीक है, तो सब स्पीसीज और प्लांटी आपको ये देखने को चीजें मिलती हैं यहाँ पे। लास्ट पॉइंट के साथ हम लोग आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क साथ छोड़ेंगे। एडिशन ऑफ फाइलम एंड फैमिली। एडिशन ऑफ फाइलम एंड फैमिली
ये किस ईयर में किन्होंने ऐड करा, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइलम वर्ड जो है, फाइलम टर्म अर्नेस्ट हेकल ने ऐड किया था 1886 में, लेकिन फैमिली वाले वर्ड को यूज किया है, ऐड किया था बर्सिली ने 1790 में। वैरायटी सब स्पीसीज, वैरायटी को हम प्लांटी में यूज करते हैं, सब स्पीसीज को एनिमेलिया में। एडिशन ऑफ फाइलम एंड फैमिली, फाइलम वर्ड यूज हुआ था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इन 1886 में, जबकि फैमिली को बर्सिली ने 1719 में यूज किया या ऐड करने का काम किया। ये पार्ट, ये सेगमेंट यहां तक के लिए आपके लिए है, ठीक है। एक नए पार्ट के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ हम लोग मिलेंगे, दो नए टर्मिनोलॉजी के साथ, कि दो जो अदर टर्म वाइडली यूज किए जाते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, कोहर्ट और ट्राइब। तो एक पूरा का पूरा हम लोग टेक्सोनॉमी या सिस्टम बना के मिलेंगे। ऐड कर लेते हैं उस पार्ट को यहीं पे, कि जो दो वाइडली टर्म यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। टू वाइडली यूज टर्म है आपके पास, लाइक कोहर्ट और दूसरा है ट्राइब। तो सवाल यह है कि कोहर्ट को और ट्राइब को हम ऐड कहां पे करते हैं। कोहर्ट किसके बीच में आता है और ट्राइब किसके बीच में आता है। कोहर्ट की बात करिए तो कोहर्ट बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर। लेकिन अगर ट्राइब की बात करिए तो ट्राइब आता है आपका बिटवीन फैमिली एंड जीनस। एक नए सेगमेंट में नए पार्ट के साथ जो हमने यूज किया था, नंबर ऑफ टैक्सॉन। जो टोटल नंबर ऑफ टैक्सॉन हैं, जनरली 5, फॉलो अप हम लोग करते हैं 7, और जो स्टैंडर्ड कैटेगरी है हम उसमें 18 पढ़ेंगे। 5 होते हैं, फॉलो अप होते हैं 18, सॉरी ये गलत हो गया, 18 होगा, और स्टैंडर्डाइज जो कैटेगरी में है वो आपका 33 है। तो ये 3 टैक्सॉन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कौन कौन से वो तीनों टैक्सॉन हैं, या 5 हैं या 3 की कैटेगरी में आएंगे, इनको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टैक्सॉन, सिस्टमैटिक ऑफ मॉडर्न मैन एंड जनरली फॉलोड बाय 18। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किंगडम की बात करिए तो किंगडम क्या होगा यहां पे, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया। ऑर्डर जो है ये प्राइमेट में है तो ऑर्डर प्राइमेटा बनेगा। फैमिली जो है इनकी वो होमोनिडी है। जीनस होमो होगा और स्पीशीज सैपियंस।
ये वो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है मॉडर्न मैन के लिए, ह्यूमन के लिए, जिसमें हम फंडामेंटल या जनरली 5 या 7 को पढ़ते हैं। ठीक है, जनरली 5 होंगे आपके और जो फंडामेंटल हैं वो 7। तो हम फंडामेंटल में यहाँ पे कंसीडर करेंगे 7 सिस्टम को और हम यहाँ पे 7 वाली कैटेगरी को फॉलो अप कर रहे हैं। अगर हम 18 वाली कैटेगरी को जो कि फॉलो अप होता है इसके बारे में बात करें तो ये 18 के 18 हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, मेंशन करिएगा। किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, कोहर्ट, सुपर ऑर्डर, कोहर्ट, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, और इसी सेगमेंट के साथ में सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, और लास्ट में ट्राइब, जीनस, ट्राइब, जीनस, ट्राइब, जीनस, सब जीनस के साथ एक लास्ट में स्पीसीज और सब स्पीसीज, स्पीसीज एंड लास्ट वन सब स्पीसीज। आप काउंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्या ये 18 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। टोटल नंबर ऑफ टैक्सॉन फंडामेंटल 7, जनरली 5, फॉलो अप होते हैं 18 और स्टैंडर्ड कैटेगरी में देखा जाए तो वो 33 टैक्सा को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। तो ये 33 टैक्सा के साथ जो है आपका यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास में वापस से मिलेंगे, इस पार्ट के सेगमेंट के साथ हम लोग आगे कहानी को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।